हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को लेकर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इस चैप्टर में हम एक एक टर्म्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो है हम समझेंगे कि कैसे आप यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एनर्जी मेंटेन रहनी चाहिए। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत आपको मज़ा आने वाला है। और सारे बच्चे फटाफट हमारे एप्लीकेशन जो हम लाइव आपका ले रहे हैं इसमें फटाफट सारे बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे। तो देखिए हो क्या रहा है, अभी मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा कि मैं जैसे किसी एक चैप्टर को लेता हूँ। मान लो किसी एक चैप्टर को मैंने लिया, अब इस चैप्टर का एक मैं मैराथन लेता हूँ। समझिए ध्यान से। अब मैराथन जो होता है वो तो लाइव होता है ऑब्वियसली, लेकिन ये चलता कहाँ पर है? तो ये चलता है हमारे एप्लीकेशन GCC NIS क्लासेस पे। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये पार्ट जो है यूट्यूब पर भी हम देख पा रहे हैं, मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में डाल देते हैं। तो होता क्या है कि जैसे मान लो मैराथन चला 5 घंटे का, लेट सपोज कि 5 घंटे का आपका मैराथन क्लास चला। तो 5 घंटे में मैराथन क्लास चला तो हमारी कोशिश होती है कि 1 घंटे का या फिर ये कहिए कि 1.5 घंटे के आसपास का जो सेशन होता है हम यूट्यूब पर भी फ्री कंटेंट के रूप में दे देते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं खुद से थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं, उनको हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो उनको हेल्प एंड सपोर्ट मिल जाता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि अगर किसी बैच को वो परचेज करते हैं, किसी कोर्स को वो परचेज करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका पैसा बेवजह चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो एक डेमो पर्पज से भी हम वहाँ पर आपको देते हैं। बाकी यूट्यूब पर भी हम मैराथन क्लासेस लेते हैं, 12-12 घंटे का सेशन लेते हैं, बट वो क्लासेस जो होती है वो अलग लेवल की क्लास होती है। बट अगर सिलेबस कंप्लीट करने की बात है या बाकी चीज़ जाए तो एप्लीकेशन पर ही ढंग से हो पाता है और बिल्कुल डिटेल में जाता है। चलिए सेशन की हम शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ऑन डिमांड अप्रैल अक्टूबर जब भी जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं और आप अच्छा पढ़ाई करेंगे। और अगर आपको हमारे हेल्प एंड सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे सेशन की ज़रूरत है, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हम हर यूट्यूब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देते हैं और वहाँ से हमारे क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इतना वादा होता है कि मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि आपको ऑन द स्पॉट याद हो जाता है और लॉन्ग टाइम तक आप चीज़ों को दिमाग में रख पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इस लायक बनते हैं कि जैसे भी सवाल आए आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। सो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए लिखते हैं चैप्टर 9 और चैप्टर का नाम हमारा है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब अपना जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है बहुत ही प्यारा चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट हैं वो उतने भी हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने पर। सबसे पहले हम जानेंगे सिस्टम के बारे में, सबसे पहले जानेंगे सराउंडिंग के बारे में, क्या रिलेशन होता है वो हम जानेंगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले जरा जानते हैं कि एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते क्या हैं। देखिए थर्मोडायनेमिक्स साइंस का वो ब्रांच है ना जिसमें हम क्या डील करते हैं। हम इसमें पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, जैसे कि फिजिकल चेंजेज, केमिकल चेंजेज। इस टाइप के जब चेंजेज की बात करते हैं तो वो हम सारे के सारे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स में भी आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। और जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो दोनों में ही होता है, बट साइन चेंज थोड़ा सा होता है जो मैं आपको यहाँ मॉडिफाई करके बताऊंगा। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आपका है वो आपका कहाँ पढ़ना होता है? वो आपको फिजिक्स में पढ़ना होता है, 0th क्लास और आपका जो है सेकंड लॉ। बट यहाँ हमें केवल फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिस्टम क्या होता है। देखिए जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मन में आती है कि भैया अपना सिस्टम है ना, वो तो भाई का सिस्टम है। भाई वो वाली सिस्टम नहीं है। कहते हैं कि वो हिस्सा, वो पोर्शन इस पूरे फिजिकल यूनिवर्स का जहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, जहाँ आप कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेट सपोज कि ये मेरा स्टूडियो है। अब इस स्टूडियो को अगर मैं सिस्टम कहता हूँ, डैट मीन व्हाट कि मैं इस स्टूडियो के अंदर कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, तो उसी को हम सिस्टम कहते हैं। जैसे एक मान लो कि हमने चाय का कप ले लिया। अब जो कप है अगर मैं उसे सिस्टम कहता हूं तो मीन्स व्हाट कि हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं, कुछ ना कुछ इसके ऊपर कुछ ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकते, मतलब एक्सपेरिमेंट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये है कि कहीं ना कहीं उस पर कुछ हम लोग चेक करेंगे हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, फिजिकल स्टेट के बारे में, केमिकल स्टेट के बारे में, एंथैल्पी के बारे में। तो वो हमारा सिस्टम कहला जाएगा। तो सिस्टम बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप कुछ भी सिस्टम ले सकते हैं। मान लो ये इतना हमने सिस्टम लिया, अब सिस्टम के बाहर कुछ भी आप ले लेंगे तो ये सराउंडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ये
सराउंडिंग कहलाता है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊं, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री होती है। अब ये जो बाउंड्री होती है ना, वो कई बार इमेजिनरी बाउंड्री होती है और कई बार ये जो बाउंड्री होता है वो रियल बाउंड्री भी होता है। अब इमेजिनरी बाउंड्री और रियल बाउंड्री में क्या बेसिकली फर्क होता है? 99% केसेस में यहाँ पर जो आपको बाउंड्री मिलता है वो रियल बाउंड्री आपको मिलता है, फिजिकल बाउंड्री आपको मिलता है। जैसे कि अगर मान लो एक कप में लेता हूँ, एक बर्तन में लेता हूँ यहाँ पे, और इस बर्तन के अंदर कुछ ना कुछ मान लो कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो डैट मीन वॉट कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं अपना, वो सिस्टम में आ गया, और ये बाहर वाला सारा का सारा सराउंडिंग आ गया। तो ये जो दीवार आप दिख रहे हो, जो वॉल आप देख रहे हो, दिस इज द बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो व्हाट डू यू मीन बाय इमेजिनरी? लेट्स सपोज कि हम ये मानते हैं कि एक लड़का है, वो अपने घर में टीवी देख रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, क्रिकेट चल दिख रहा है टीवी पे, और काफ़ी वो सीरियस होकर टीवी को देख रहा है। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ पर हम सिस्टम की बात करेंगे बच्चों, तो वो जो लड़का है और वो जो टीवी है, ये दोनों को दोनों कैसे हो गए? सिस्टम हो गए। अब देखिए, उनके बगल में उनके फादर बैठे हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर बैठा हो सकता है, या समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो वो सब के सब किस में चले गए? सराउंडिंग में चले गए। तो डैट मीन वॉट, हम सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बाउंड्री है ये इमेजिनरी बाउंड्री है, दैट्स नॉट अ रियल बाउंड्री। बट आपके जो सिलेबस है, आपका जो क्वेश्चन है, सब के सब किस में आएंगे? रियल बाउंड्री में आएंगे। तो भाई सिस्टम समझ में आ गया, सराउंडिंग समझ में आ गया। आप ये समझ लो कि अगर मैं सिस्टम को यहाँ लेता हूँ, तो इवन यहाँ से अमेरिका तक ले लो, चाइना, जापान, मून तक ले लो, यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में लो, सब के सब सराउंडिंग में चले जाएंगे। तो आप सिंपल तरीके से कहोगे एवरीथिंग एल्स एक्सपेक्ट सिस्टम इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। कुछ भी आप ले लीजिए, वो सराउंडिंग में चला जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इन वर्ड्स को हम लिख लेते हैं कि कई बार जो है सिस्टम सराउंडिंग को अगर लिखने के लिए आए तो आप लिखेंगे क्या? देखिए, जानकारी होना एक अलग बात है, उसको लिखना एक अलग बात है यहाँ पर। तो डैट मीन वॉट, हम यहाँ पर यहीं पर मैं आपको लिख देता हूँ और यहीं से अपनी जर्नी की हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, और यहाँ से बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर हम सीखेंगे, जानेंगे और शानदार तरीके से पढ़ेंगे हम, है ना? तो सबसे पहले हम जानते हैं सिस्टम के बारे में, लिख लेते हैं यहाँ पर। तो एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? सिस्टम क्या मीनिंग जा रहा है यहाँ पे? लिखिए, अ पोर्शन ऑफ फिजिकल यूनिवर्स, अ पोर्शन ऑफ फिजिकल यूनिवर्स। ये क्लास कितने घंटे चलेगा मुझे नहीं पता है। कल क्लास मैंने सॉल्यूशन के लिया था, 5 घंटे चला था। कितने घंटे चला था? 5 घंटे क्लास चला था। अब आज देखिए 3 घंटे चलता है, 4 घंटे चलता है, कितनी देर चलता है, बट जितनी देर भी चलेगा हम शानदार तरीके से चलेंगे, पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो बच्चे भी हमसे ज्वाइन हैं, कनेक्ट हैं, है ना, वो शानदार तरीके से पढ़ते चलिए। रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि भाई आप सीखें यहाँ पर एवरीथिंग। ओके, तो लिखते हैं पोर्शन ऑफ, हम लिखते हैं सिंपल फिजिकल यूनिवर्स। अब ये जो फिजिकल यूनिवर्स लिख रहे हैं यहाँ पर हम लिखेंगे विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, एंड इज कॉल्ड सिस्टम। और अगर हम सराउंडिंग की यहां पर बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय सराउंडिंग की डेफिनेशन की बात करें, तो एवरीथिंग एल्स एक्सपेक्ट सिस्टम। कुछ भी आप ले लो भाई, कुछ भी आप ले लो, लेकिन कहां? इन द यूनिवर्स की बात करनी पड़ेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सराउंडिंग। तो नेक्स्ट वी हैव, अब आगे बढ़ते हैं, सिस्टम सराउंडिंग से आगे बढ़ते हैं। अब जब सिस्टम सराउंडिंग से आगे बढ़ते हैं तो कुछ टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है। अब आप कहेंगे सर ये व्हाट डू यू मीन बाय टाइप ऑफ सिस्टम? जब हम टाइप ऑफ सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ 3 प्रकार के ऐसे सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना होता है। ऐसे और भी बहुत सारे सिस्टम यहाँ पर पढ़ने होते हैं, बट बेसिकली जो नीड हमें होती है वो 3 प्रकार की होती है। इसमें पहला ओपन सिस्टम होता है, आपका क्लोज सिस्टम होता है, आपका आइसोलेटेड सिस्टम होता है,
तो ये 3 सिस्टम को हम क्लियरली आसान तरीके से देख लेते हैं, देन आफ्टर जो है फिर आगे हम पढ़ेंगे फंक्शंस वगैरह क्या होता है, छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं उसको समझते हुए चलते हैं यहाँ पर। तो आई होप आप जितने बच्चे हमसे कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, वो आप इस चीज़ का एंजॉय लेंगे। मीन्स वॉट कि आप सही तरीके से इसको पढ़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। देखिए सिस्टम हम लिख देते हैं यहाँ पर, टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। अब यहां पर टाइप ऑफ सिस्टम में मान लो सबसे पहले मैं लिखता हूं, नंबर 1 लिखता हूं ओपन सिस्टम। दूसरा मान लो यहां पर लिखता हूं क्लोज सिस्टम। और तीसरा जो मान लो मैं लिखता हूं आइसोलेटेड सिस्टम। तो जी मैंने ये तीनों सिस्टम यहां पर लिख दिया। अब इन तीनों ही सिस्टम के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो हमें एक चीज पता चलेगी कि आपका जो ओपन सिस्टम होता है ना, ये एक्सचेंज करता है। अभी क्या एक्सचेंज करता है? तो ये मैटर भी एक्सचेंज करता है, साथ ही साथ एनर्जी भी एक्सचेंज करता है। तो मैं सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर एक चार्ट का फ्लो बना देता हूँ तरीके से, और मैं यहाँ लिख देता हूँ मैटर, और यहाँ लिख देता हूँ एनर्जी। अलग तरीके से पढ़ते हैं ताकि पढ़ने में आपको अच्छा लगे, मजा आए आपको पढ़ने में, लॉन्ग टाइम तक याद रह सके। देखिए अपना जो ये ओपन सिस्टम रहने वाला है, ओपन सिस्टम के अंदर क्या होगा कि आपका जो मैटर है और आपका जो सिस्टम है, यहाँ एग्जाम्पल भी हम ले लेंगे। यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेंगे इनका, एग्जाम्पल सेट कर लेंगे ताकि आसान तरीके से हम इसको समझ पाए। देखिए जैसे मान के चलते हैं कि ओपन सिस्टम अपना है, तो ओपन सिस्टम में मैटर भी एक्सचेंज होगा और आपका एनर्जी भी एक्सचेंज होगा। तो हम बोलते हैं एक्सचेंज करना। कैसे सर, कैसे एक्सचेंज होगा? लेट्स सपोज कि हम एक जो है टी ऑफ कप लेते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, कप ऑफ टी चाय का कप लेते हैं। तो चाय का कप लेते हैं और मान लो गर्म है ये ले लिया हमने, और इससे ऊपर हमने ओपन कर दिया है। अब इसके अंदर ये सब मान लो पड़ा हुआ है, लिक्विड पड़ा हुआ है, हीट है यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये अपना सिस्टम है और इस सिस्टम से बाहर की ओर यहाँ पर हीट क्या हो रहा है, हीट एनर्जी बाहर निकल रहा है ना। और यहां से ये जो आप देख पा रहे हैं वेपर बन रहा है ये, तो कहीं ना कहीं यहां पर मास कहिए या मैटर कहिए, ये भी बाहर निकल रहा है। हेलो, ध्यान देंगे, ये भी बाहर निकल रहा है। तो भाई बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कि आपका जो चाय है ना, जो कप के अंदर रखा हुआ है, गर्म है, वो जो इवापोरेट हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है, जो वेपर बन रहा है, वो वेपर कहीं ना कहीं आपके इसी चाय से निकल रहा है। तो वो अलग बात है कि उसका क्वांटिटी बहुत ही कम होता है, अमाउंट बहुत ही कम होता है, दैट्स वाई हम उसको इग्नोर कर देते हैं। बट कहीं ना कहीं मैटर दोनों ही एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन सोच के देखिए कि अगर मैं इसी गर्म जो चाय का कप है इसके ऊपर एक प्लेट रख दूं, क्या कर दूं, एक प्लेट रख दूं। लेट सपोज कि हमने ये कप लिया है और इस कप के ऊपर यहां पर एक प्लेट रख देता हूं मैं। अब जैसे ही एक प्लेट मैंने रख दिया, मैंने ढक दिया इसको, अब इसके अंदर जितने भी लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे वो निकलने की कोशिश तो करेंगे लेकिन निकल नहीं पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कुछ आप गर्म कर रहे होते हैं लिक्विड का कोई भी मटेरियल और उसको ऊपर ढक देते हैं, जैसे सब्जी वगैरह बनाते हैं या समथिंग कुछ भी, तो जैसे ही प्लेट को हम हटाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स गिरना शुरू हो जाता है, मतलब बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो कहाँ से आ जाते हैं? तो एक्चुअली ये जो वेपर बनता है, यही वेपर ऊपर जाता है, बाहर निकल नहीं पाता, निकलने के लिए जाता है, ठट से चोट लगता है, बोले क्या हटाओ इसको, बोले नहीं हटेगा। बोले क्यों? बोले मालिक ने ऊपर से ढक दिया है, अब नहीं हटेगा ये। क्यों? क्योंकि उनको क्लोज सिस्टम बनाना है, वो नहीं चाहते हैं कि मैटर बाहर निकले। तो यहां पर केवल और केवल आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बाहर केवल और केवल हीट एनर्जी निकलेगा। यहाँ पे आप छुएंगे बहुत ही गर्म लगेगा आपको, लेकिन सारा का सारा मैटर तो इसी के अंदर है। तो भाई समझिए ध्यान से, यहाँ पे एनर्जी तो एक्सचेंज हो रहा है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा। एंड इसको सिंपल तरीके से कहेंगे, एक ऐसा सिस्टम जिसमें केवल और केवल एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मैटर का नहीं होता, उसको हम क्लोज सिस्टम कहते हैं।
और एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज होता है उसको हम लोग जो है ओपन सिस्टम के नाम से जानते हैं। अच्छा, आगे अगर हम बढ़ते हैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसीड करना चाहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम की तरफ। इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि ना हमें मैटर का एक्सचेंज करवाना है और ना ही हमें हीट का एक्सचेंज कराना है। वी डू नॉट वांट टू एक्सचेंज द बोथ द थिंग्स मैटर एंड एनर्जी। तो क्या करें इसके लिए? आपने वो देखा होगा, थर्मस आता है। थर्मस क्या करता है बेसिकली? गर्म चीज़ों को गर्म रखता है, ठंडी चीज़ को ठंडी रखता है। जनरली अब ट्रेन में सफ़र करना है, फैमिली वगैरह या छोटा बच्चा है तो दूध वगैरह वो लेके जाते हैं। तो क्या होता है वहाँ पे, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि वहाँ पे गर्म दूध को रखा जाता है। जब हम गर्म दूध को उसके अंदर रखते हैं तो वो लंबे समय तक दूध गर्म रहता है। तो अब यहां से एक बात ये दिमाग में क्लिक करता है कि चलो मैटर तो वैसे भी नहीं निकलेगा ऊपर ढक देंगे तो, लेकिन हीट को भी रोकना है तो क्या करना होगा? तो इंसुलेटर वॉल्स लगा देते हैं। इंसुलेटर वॉल्स क्या करता है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। ये मान लो है यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इंसुलेटर वॉल्स लगा देते हैं यहाँ पे। अब ये हीट को ट्रैप कर लेता है और ऊपर से तो खैर ढका हुआ है ही ये। तो अब इसके अंदर जितना भी देखेंगे ना ये, अब यहाँ पर ना ही हीट बाहर निकलेगा और ना ही मैटर बाहर निकलेगा। तो बहुत ही सरल तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ना मैटर और ना ही एनर्जी। तो ये हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। आई होप ये पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ना चाहेंगे एंड नेक्स्ट बहुत सारे हम थर्मोडायनेमिक्स जब बात करते हैं तो स्टेट ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, है ना। स्टेट ऑफ फंक्शन क्या होता है? बेसिकली फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर कुछ चीजें चेंज करती हो, है ना। तो उसी में एक स्टेट फंक्शन के बारे में पढ़ना होता है जिसको स्टेट ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। स्टेट फंक्शन ये वैसे फंक्शंस होते हैं जो आपके किसी भी सिस्टम की बात करते हैं, किसी भी बात करते हैं, स्टेट्स मतलब सिस्टम के स्टेट के बारे में बताता है केवल, और ये केवल और केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर ही डिपेंड करता है। बेहतर होगा कि मैं यहाँ पर कुछ लिखूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्टेट फंक्शन, यहाँ लिखता हूँ। तो दिस इज द स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। अब किसी भी सिस्टम के जब इनिशियल और फाइनल की हम बात करते हैं तो बीच के इंटरमीडिएट्स पे हम लोग ध्यान नहीं देते। भाई वो किस पाथ पे चला है, किस रास्ते पे चला है, हम इस पे ध्यान नहीं देते। आ रही बात समझ में आपको? और बहुत सारे प्रॉपर्टीज में हम पढ़ना होता है, जैसे कि आपका एंथैल्पी है, जैसे कि आपका एंट्रोपी है, जैसे कि आपका गिब्स एनर्जी है, जैसे कि आपका इंटरनल एनर्जी है। ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन में आते हैं जो हम डिटेल में जानेंगे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपका इंटरनल एनर्जी हो गया। पूछता है कि इंटरनल एनर्जी किस टाइप का सिस्टम है, तो इंटरनल एनर्जी आपका स्टेट फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। ऐसे पूछता है इंथैल्पी कैसा है, इंथैल्पी कैसा है आपका, तो इंथैल्पी जो है आपका ये भी आपका स्टेट वाला है। इंट्रोपी कैसा है आपका, अभी पढ़ेंगे इंट्रोपी वगैरह सब, यहाँ पर एग्जाम्पल में केवल आपको बता रहा हूँ। ये सब के सब ETC में लिख देता हूँ। ये सब के सब किस में आते हैं? स्टेट फंक्शन में यहाँ पे हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर आपको नोट करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये सब यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए किसी भी सिस्टम की जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सिस्टम? प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कहीं न कहीं हम उसके कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो उससे रिलेटेड है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में जो पहला पॉइंट आपको पढ़ना है वो पढ़ना है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, और दूसरा जो आपका होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है।
मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि इस पे सवाल पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, इनमें से कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। फिर बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन दे देता है या कई बार एग्जाम्पल देने के लिए देता है। तो भाई ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो इसलिए यहाँ पर सीख लो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग का जो क्लास मैं आपको दे रहा हूँ वो न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है। अभी कुछ डेफिनेशन की टर्म्स पे चलेंगे और यही क्वेश्चंस हूबहू आपसे पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में? प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की बात करते हैं। जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की यहां पर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला हमें पढ़ना होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना होता है। तो मैं यहां सबसे पहले लिख देता हूं द नंबर 1 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरा जो यहां पर मैं लिख देता हूं वो लिख देता हूं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बेसिकली जब हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो केवल और केवल डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, जो भी सिस्टम में प्रेजेंट होता है। जैसे कि मास हो गया आपका, वॉल्यूम हो गया आपका, हीट हो गया आपका, इंटरनल एनर्जी हो गया आपका, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? ये सारे के सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन सिस्टम ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो सिस्टम के अंदर जो भी आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका मास हो गया, जैसे कि आपका वॉल्यूम हो गया, जैसे कि आपका इंटरनल एनर्जी हो गया, ईटीसी में कर देता हूं। ये सब के सब किस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं? आपके सब्सटेंस पे। वॉल्यूम भी इसके अंदर आएगा, हीट भी इसके अंदर आएगा। लिख दो यहां पर, वॉल्यूम इसके अंदर आएगा, हीट इसके अंदर आएगा, सब के सब इसी में आ जाएगा। और जब हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना, तो अपना जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये आपके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है। अब आप कहेंगे सर क्या इसका मतलब है कि अगर ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है तो क्या मतलब कहाँ डिपेंड करता है? मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगा, बहुत सारे बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे दैट के बारे में सिंपल तरीके से, डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सिस्टम प्रेजेंट। हाँ खाली दे दिया बस, अमाउंट ऑफ सिस्टम नहीं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था ना। सिस्टम क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल सेट किया जाए भाई, जैसे टेम्परेचर। मैं आपको पूरा फील करवा दूंगा, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। आप हमारे यहाँ कोई भी चैप्टर पढ़ लीजिए, मैंने एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक्स के भी वीडियोस दिए हैं, कंटेंट दिए हैं, फ्री में भी दिए हैं, और अब तो पेड में हमने मैराथन क्लास लेके 1 शॉट लंबे लंबे क्लास दिए हैं। चाहे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लीजिए, चाहे आप केमिकल बॉन्डिंग देख लीजिए, चाहे आप चैप्टर सॉल्यूशन देख लीजिए, इवन अभी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का आप देख लीजिए। एक सीक्वेंस में ये मात्र 2 से 3 दिन में हमने 5 चैप्टर कवर किया है। तो हमारे यहाँ जो सिलेबस है ऐसे ही कंप्लीट होता है। 3 दिन में केमिस्ट्री खत्म, मैं लाइव की बात कर रहा हूँ, 3 दिन में फिजिक्स खत्म, बड़े बड़े मैराथन क्लासेस है ना। खुद से पढ़ोगे तो आपके हाथ में आप कितना करते हो, बट मेरी पोटेंशियल मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे जेई बैचेस चलते हैं हाँ। अभी बहुत जल्द आपको एक हमारा एक अलग यूट्यूब चैनल है जिसपे रेगुलरिटी में हम जेई के बैचेज वहाँ पढ़ाएंगे। स्पेशल चैनल हम कर रहे हैं, चाहे जेई नीट का अपडेट हो या क्लासेस हो, हमारे जो फैकल्टी जो वहाँ पढ़ाएंगे, मैं खुद वहाँ पढ़ाऊँगा। हमारा एक अलग ऐप आ रहा है उसका,
बाकी हमने अपने एप्लीकेशन जीसीसी नाइस क्लासेस में भी ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च कर दिया, जिसमें बहुत सारे बच्चे ज्वाइन है और पढ़ रहे हैं। यही नीट की बात कर रहा हूँ। तो एनआईएस तो खैर उसके सामने कुछ है ही नहीं, बहुत ही छोटा है, बट फिर भी बोर्ड लेवल है, रिस्क क्यों लेना है। तो टेम्परेचर जैसे आपका हो गया यहाँ पर, प्रेशर आपका हो गया यहाँ पे, समझ रहे हैं यहाँ पे, डेंसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया। मैं सारे लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि अगर आपसे पूछा जाए तो आप कल को कंफ्यूज ना हो। बहुत सारी ऐसे बातें होती है जो आपसे पूछी थी। विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं सिर्फ लिख देता हूँ यहाँ पे। और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, स्पेसिफिक हीट, बहुत सारे हैं, ईटीसी। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंटेंसिव में आ गए। तो बेसिकली डेफिनेशन के साथ साथ में एग्जांपल भी हमने आपको दिया है, ताकि आप इसको ध्यान रख सके। और ये पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर ही अपडेट कर देंगे हम। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज कि यहाँ पर जो है एक हम इस तरीके से बनाते हैं। अब ये मान लेते हैं, ऐसा देख लो, देखो जी हमने ऐसा बना दिया, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे मान लो हमने बना दिया, हम क्या करेंगे, बीच में एक डिवाइडर डाल देंगे। लो हमने बीच में डिवाइडर डाल दिया। अब देखो, डिवाइडर डालने के बाद हमें देखना है कि भाई कौन कौन चीजें बदल जाती है और कौन कौन चीजें नहीं बदल। बहुत सरल तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मास। अब देखो, मास अगर पूरे का एम है, इधर m/2 हो जाएगा और इधर m/2 हो जाएगा। वॉल्यूम अगर पूरे का v है तो ये v/2 और v/2 हो। देखो, जो बदल जाता है, जो कि सब्सटेंस पर डिपेंड कर रहा है, वो चला जाएगा एक्सटेंसिव में। जैसे अब टेम्परेचर, अब टेम्परेचर ऐसा नहीं कि आधा आधा हो जाएगा। कभी आपने देखा है कि आपके कमरे का टेम्परेचर मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है, या मान लो 24 डिग्री सेल्सियस है, और आप बीच में डिवाइडर लगा दो तो इधर 12 डिग्री सेल्सियस हो गया, इधर 12 डिग्री सेल्सियस हो गया। कभी सुना है आपने? नथिंग, होता ही नहीं है ऐसा, नॉनसेंस वाली चीज है। तो टेम्परेचर देखो, जैसे टी है वैसे ही टी रहेगा, टेम्परेचर थोड़ी ना बदलेगा यहाँ पे। प्रेशर की बात करते हैं, अब देखो ना, प्रेशर चाहे इधर रहे इधर है, दोनों का सेम ही रहेगा यहाँ पर। तो जो नहीं बदल रहा है, मतलब जो डिपेंड नहीं कर रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा। और जो आपका चेंज हो रहा है वो आपका कैसे चला गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में चला गया। कैसे इसको याद रखेंगे, इसको याद रखिएगा, इंटेंसिव मतलब इंटरनल। अब हमारे अंदर इंटरनल सोल होता है, हमारी आत्मा होती है। आत्मा, आत्मा अमर है, सुना है ना आपने। तो ये आत्मा को जो है किसी प्रकार का किसी चीज पर वो निर्भर नहीं करता है। ना जाने कितने पिछले जन्म आपके हुएंगे, आगे के पिछले जन्म कितने आपके होंगे, वर्तमान में आप इस जन्म में हो, तो आप भी नहीं जानते हो एक्चुअली में कि आपके कितने ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ घटना घटी। तो आत्मा अमर है भाई, आत्मा किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। यही आत्मा, अगर मान लो पिछले जन्म में आप कुत्ते थे, सर हम कुत्ते इंसान थे, चलो आप इंसान ही थे तो यही आत्मा उसके अंदर भी थी, और वही आत्मा आपके अंदर भी है। आत्मा तो नहीं बदली, शरीर बदल गया, चेहरा बदल गया, जगह बदल गया, है ना, सब सब कुछ बदल गया। तो देखिए, वही याद रखिएगा, इंटेंसिव मतलब जो चेंज नहीं होगा, मतलब जो डिपेंड नहीं करेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो वही सारे टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी वगैरह की बात कर रही है। और एक्सटेंसिव का मतलब आपको समझ में आ गया। तो आई होप अगर ये दो टर्म आपका क्लियर हो गया हो, तो आगे बढ़ना चाहेंगे, और यहां से हम आपसे बात करना चाहेंगे आपके नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोसेस के बारे में। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस विद वर्ड, जब हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करते हैं। और पूरे के पूरे थर्मोडायनेमिक्स में कुछ 4 चीजों पर पूरा काम आपका होगा। कुछ ऐसे 4 फंक्शंस होंगे जो यही घूमते रहेंगे। और वो 4 फंक्शंस में अभी के अभी आपको बता देता हूं कौन कौन से होंगे। तो अपने जो मोस्ट पॉपुलर फंक्शंस हैं, जो मोस्ट पॉपुलर फंक्शंस हैं, जो कि सबसे ज्यादा होगा, देखो एक तो टेम्परेचर है। अब कई बार बोलेगा टेम्परेचर जी बदल रहा है, चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, समथिंग समथिंग ये हो रहा है। दूसरा आपका वॉल्यूम है। अब होता क्या है कि वॉल्यूम में भी कहेगा वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम ये हो रहा है, वॉल्यूम वो हो रहा है, समथिंग समथिंग। समझिए यहाँ पे, वॉल्यूम के बाद आपका तीसरा होता है प्रेशर। अब बोलेगा प्रेशर में बदलाव आ रहा है, प्रेशर ये हो रहा है, वो हो रहा है। और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर जो है हीट को लेकर बात आती है। हीट को लेकर बात आती है, एच, हेल्पी एच भी होता है, ये नॉर्मल हीट भी कहते हैं, या समथिंग जो बोल लीजिए यहाँ पे। तो कुछ ये 3-4 चीजें हैं बेसिकली, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, ये 3 चीजें ज्यादा यहाँ पर आती है। और इन्हीं तीनों पर पूरा पूरा काम होगा।
जी हम ये समझ लेते हैं कि अगर हम किसी भी सिस्टम की बात करते हैं, मान लेते हैं कि मैं किसी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहा हूँ जिसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो कैसा सिस्टम कहलाए। अगर हम कहते हैं कि ऐसा सिस्टम है जिसमें हीट में कोई चेंज नहीं होता, तो वो कैसा सिस्टम। अगर हम कहते हैं कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वो कैसा सिस्टम। प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा, तो वो कैसा सिस्टम होगा। दैट्स दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेस, स्पेशल फीचर्स होते हैं, और इसी को हम लोग इस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस हमारे पास होंगे, कैसे क्या होंगे। ये तो मैंने खाली फंक्शंस आपको बता दिया है, और इसी के बिहाफ पर हम यहाँ पर सिस्टमेटिक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ लिखते हैं टाइप ऑफ प्रोसेस। बहुत सारे प्रोसेस हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको आना चाहिए। देखिए सबसे पहला प्रोसेस की बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला प्रोसेस वो आपका होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। दूसरा जो आपका होता है, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आइसोथर्मल प्रेशर कहते हैं। दूसरा आपका होता है एडियाबेटिक प्रेशर प्रोसेस। क्या होता है जी? एडियाबेटिक प्रोसेस। तीसरे प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपका होता है आइसोबारिक प्रेशर। प्रेशर बार बार आ रहा है। प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस। और फोर्थ अगर हम बात करें तो एक होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस। ये अलग अलग तरह के प्रोसेस होते हैं, और ये आपको बिल्कुल रटिफिकेशन कर लेना चाहिए। हालांकि और भी एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग रिवर्जिबल प्रोसेस की भी बात करते हैं, जिसमें सिस्टम की बात करते हैं, बाकी चीजों की बात करते हैं कि रिवर्सिबल हो गया, ये हो गया। मैं लिख देता हूं यहां पर आपके लिए यहाँ पे, बट वो थोड़ा सा अलग है। तो इस तरीके से हमने कुछ 5 तरह के प्रोसेस का यहाँ पर जिक्र किया है, और इन 5 तरह के प्रोसेस के बारे में लिखा है। ध्यान रखिएगा, जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ये कहता है कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पूरे सिस्टम में जो हीट होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब हम बोलते हैं कि जो चेंज इन हीट होता है वो जीरो होता है। तो इसके लिए सिंपल तरीके से बोलेंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम। कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस बोल सकते हैं। थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में आप देखेंगे कि आपका जो टेम्परेचर है सिस्टम का, वो कैसा है? कांस्टेंट है। आप लिख दीजिए टेम्परेचर, यहीं पर आप ऐड कर दो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, ऐड कर दो यहीं। चलिए पूरा ढंग से लिख देते हैं, ढंग से लिख देते हैं। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आ रही बात समझ में? क्या रहेगा? रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। आप चाहें तो थ्रू आउट द प्रोसेस लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं एट ईच स्टेज ऑफ प्रोसेस। तो मैं ज्यादा अच्छा होगा, लिख दूंगा थ्रू आउट द प्रोसेस। अब ये समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर हमारा टेम्परेचर सिस्टम का पूरा कांस्टेंट होगा, यानी हम कहते हैं कि टी कांस्टेंट। अब भाई टी कांस्टेंट का मतलब हो गया कि यहाँ भी टेम्परेचर वही है। मान लो यहाँ टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है ना। सिंपल तरीके समझिए, यहाँ टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है, अगली बार फिर 24 डिग्री सेल्सियस, अगली बार फिर 24 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पर अगर हम चेंज इन टेम्परेचर की अगर बात करेंगे, तो आपको ये समझना है कि जब हम कहते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर, तो 24 माइनस 24 जीरो आने वाला। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ जो डेल्टा टी है वो कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आगे से कुछ भी आपसे पूछे या इस बात का जिक्र हो जहां पर कहा जाए कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? दैट इज द
आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए इसके नेम में ही चीजें छुपी हुई है। देखिए हम क्या बोलते हैं, थर्मल, मतलब कहीं ना कहीं थर्मल टेम्परेचर हीट से जुड़ा हुआ है। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस की हम लोग बात कर लेते हैं। व्हाट इज द एडियाबेटिक प्रोसेस? ये कहता है कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता हीट का सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। जब आपके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी प्रकार के हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, तो दैट प्रोसेस विल नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस। ये रटाफिकेशन करना अच्छी बात है, लेकिन रटाफिकेशन से पहले अंडरस्टैंड करना, समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट। सिंपल तरीके से कहेंगे इसके लिए, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हम कहते हैं कि किसी प्रकार का हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, डेट मीन व्हाट, यहाँ पर जो आपका क्यू है वो जीरो रहेगा। क्यू को हम लोग हीट से डिनोट करते हैं। यहाँ पर क्यू मीन्स व्हाट, यहाँ पर जो मैंने आपको कहा था, और यहाँ पर जो मैंने एच लिखा था ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर सोच तो रहा था, मैं इसको यहाँ पर क्यू लिख देता हूँ, क्यू। तो ये सारे चारे यहाँ पर प्रोसेस फॉलो करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर लिखते हैं कि आपका जो क्यू है यहाँ पर, वो डेल्टा क्यू जो है वो जीरो हो जाएगा। यहाँ डेल्टा क्यू क्यू हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल्टा क्यू जो मतलब आपको एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है, डेल्टा क्यू जीरो बोल सकते हैं, या नॉर्मल क्यू को भी हम जीरो बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो जीरो। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में। व्हाट इज द आइसोबारिक प्रोसेस? एक ऐसा प्रोसेस, तथा इट इज द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट, इसमें प्रेशर। बार मतलब होता है एक बार दो बार, प्रेशर की बात करते हैं। या हम बोल सकते हैं कि इट इज ए प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, या हम बोल सकते हैं द प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। आप मल्टीपल चॉइस आपके पास में, आप मल्टीपल तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते, मल्टीपल तरीके से इसको बता सकते। कैसे? पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो डेट मीन बॉडी, अगर हम आइसोबारिक की बात कर रहे हैं, आइसोबारिक क्या है, यहाँ पर हम सिंपल तरीके से लिखेंगे, इट इज ए प्रोसेस विच टेक प्लेस। आप बोल सकते हैं कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, टेक प्लेस एट अ कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो यहां पर आपका जो प्रेशर है ये कांस्टेंट रहने वाला। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें कि क्या इसका एग्जाम्पल होगा, आप किसी भी गैस के एक्सपेंशन की बात कर लीजिए। आप एक ओपन सिस्टम ले लीजिए, उसमें गैस के एक्सपेंशन की बात करें, आप देखिए एकदम नॉर्मली, एकदम हमने चेंज ही नहीं किया है प्रेशर को। यहां भी वही प्रेशर, यहां भी वही प्रेशर, यहां भी यही प्रेशर। तो जब जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब जगह सेम होता है, हमारे ऊपर भी इतना ही लग रहा है, आपके ऊपर भी इतना लग रहा है, हर जगह सेम लग रहा है। तो ये पूरे के पूरे एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये किस टाइप का बता रहा हूँ, आइसोबारिक का। एक अपना जो आइसोकोरिक होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आइसोकोरिक वॉल्यूम से रिलेटेड होता है, इससे वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। तो जैसे कि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया थ्रू आउट द सिस्टम, जैसे हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया थ्रू आउट द सिस्टम, ठीक वैसे ही हम ये कहेंगे इट इज अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इट इज द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैंने कहा ना, आप इंग्लिश ग्रामर का इस्तेमाल करके अलग अलग सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपको साइंस के शब्दों में ही रहना होगा। द वर्ड्स ऑफ केमिस्ट्री, है ना, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, उससे बाहर नहीं जाना है। तो लिख देते हैं इट इज द प्रोसेस which carried out at constant volume।
ये हम कांस्टेंट वॉल्यूम की यहाँ बात कर रहे हैं, दैट मीन व्हाट, वी अगर हमारा यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा तो अपना जो डेल्टा वी है वो कितना हो जाएगा, बोलो, 0। भाई वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हुई है, वॉल्यूम बदला ही नहीं, तो उसकी चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक लास्ट यहाँ पर जो मैंने लिखा था रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में लिखा था, एक इरिवर्सिबल भी होता है, एक रिवर्सिबल होता है। तो व्हाट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस? देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके हम बात करते हैं, जैसे बोलते हैं इट इज द प्रोसेस एंड व्हिच द चेंज इज कैरिड आउट सो स्लोली, इतना धीरे धीरे, इतना धीरे धीरे होता है कि ऐसा लगता है कि भैया सिस्टम और सराउंडिंग में कोई चेंज ही नहीं हुआ है, मीन्स दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, लगता है कुछ बदल ही नहीं रहा है, और ऐसा लगता है कि कभी ये पूरा ही नहीं होगा, मीन्स व्हाट इट नेवर लीड्स टू कंप्लीशन, कभी नहीं पूरा होगा ये। अब मान के चलते हैं कि जैसे मैंने लिखा यहाँ ए और मैंने लिखा यहाँ बी, सिंपल तरीके से समझिए यहाँ पे। अब मैं कहूँ ए से बी, और ये इतना स्लो है कि जितना ए बी में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए बहुत ही स्लो है। तो ये बता पाना मुश्किल लगेगा, कुछ तो चेंज ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो सिंपल तरीके से लिखेंगे कि भैया ये जो चेंज होगा ना, इसमें जो भी चेंज होगा वो बहुत ही स्लोली होगा, मतलब आप ये कहिए सिस्टम सराउंडिंग के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। मैं सिंपल लिख देता हूँ, ये है सिस्टम और ये है सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग के बीच में यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ रहा है आपको? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल स्लो लेके जा रहे हो, वेरी स्लो चेंज। बोलो जी, कैसे बोलेंगे, वेरी स्लो चेंज बोले, बहुत छोटा चेंज, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस। यही कुछ इस तरह के कुछ प्रोसेस थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि हम जिन रिएक्शंस की बात करते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में ना, वो जितने भी रिएक्शंस पढ़ते हैं तो वो कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, बेसिकली हमें दो तरह के रिएक्शंस के बारे में यहाँ पर पढ़ना होता है। पहला आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, जो पहले से आपने पढ़ा भी होगा, आप जानते भी होंगे, और दूसरा जो आपका होता है वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। We have the two types of reaction involved in chemical thermodynamics। तो आइए लिखते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, और उसको शानदार तरीके से। ओके, तो यहां पर हम सिंपल तरीके से लिख देते हैं, एक तरफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन, बहुत आसान आसान है, अगर इसमें आप लगेगा ये बहुत हार्ड है तब तो हो गया काम, पढ़ लिया आपने केमिस्ट्री, फिर इसी में आप झूला झूलने लग गए। एंडोथर्मिक रिएक्शन एकदम लेटेस्ट सिलेबस करवा रहा हूँ आपको, और हमारे ऐप में भी ये चल रहा है, सारा लाइव चल रहा है हमारे एप्लीकेशन पे, इसका कुछ पार्ट कुछ बच्चे शायद देख पा रहे होंगे यूट्यूब पर भी। तो देखिए, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है, किस चिड़िया का नाम होता है, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, इसलिए मैंने दोनों को इस तरीके से साइड साइड में लिखा है ताकि आप इसको क्लियरली समझ पाए। कहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट बाहर निकलता है। ये क्या बात हो रही है, जैसे आपने चूना, जैसे दीवारों पे कई बार पुताई वगैरह करना होता है, चूने के पत्थर लाते हैं, तो जैसे ही पानी में डालते हैं एक खदर 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 एकदम गर्म हो जाता है भाई। तो हम ये देखते हैं कि हम जिन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, मतलब आप ये समझिए कि इट इज द आप कहते हैं कि कोई रिएक्शन ऐसा है जिसमें हीट हम बाहर निकाल रहा है, इवॉल्व हो रहा है, रिलीज हो रहा है, जो वर्ड लगाना लगा, कहाँ जा रहा है, सिस्टम सराउंडिंग में, गिवन आउट टू द सराउंडिंग। और इस प्रोसेस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है रिएक्टेंट्स, ये समझिए, समझाते हैं। पहली बात तो मैं लिख देते हैं कि यहाँ पर जो हीट होता है ना, वो रिलीज होता है, रिलीज की जगह इवॉल्व लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, हीट इवॉल्व या आउट टू द सराउंडिंग, सराउंडिंग को दे दो, क्या दे दो, हीट दे दो भाई,
और यहाँ पर देखो ध्यान से, जो आपका ये रिएक्टेंट होता है, रिएक्शन आपने पढ़ा होगा कि जी ये रिएक्टेंट्स हैं, इधर प्रोडक्ट्स होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ जी सर पढ़ा तो है। मेरे भाई जब ये सब पढ़ा है तो फिर काहे को घबरा रहे हो? वही सब कुछ अपना है ना, सब कुछ वही अपना पढ़ रहे हैं हम, कुछ अलग नहीं है, थोड़े बहुत का चेंज होता है जिसमें आप परेशान हो रहे होते हो। ठीक है, तो ये मैंने लिखा कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मैंने आपसे क्या कहा यहाँ पर? मैंने आपसे कहा कि आपका जो रिएक्टेंट्स है और आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? रिएक्टेंट से। तो अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है तो केमिस्ट्री के अंदर जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। बात को समझिए। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जी कि मैं ज़्यादा स्टेबल हूँ, मतलब मेरी एनर्जी कम है। जब कोई संघर्ष कर रहा होता है, जब कोई लड़ रहा होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि भाई उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है जब वो अनस्टेबल होता है। आ रही बात समझ में? लेकिन जब वो स्टेबल हो जाता है, उसकी जॉब लग जाती है, समथिंग कुछ भी हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि जो प्रोडक्ट है इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स, तो ऐसे कंडीशन में ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट के पास लोअर एनर्जी होगा और रिएक्टेंट के पास हायर एनर्जी होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली? यहाँ ये हो रहा है कि हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की टाइप जा रहे हैं ना, तो हम तो ये कह रहे हैं कि हम कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल के पास जा रहे हैं, है ना? आप क्या बोल रहे हो? आप यहाँ पर बोल रहे हो कि आप लो स्टेबल से हाई स्टेबल की ओर जा रहे हो, आप तो ये बोल रहे हो। तो जब आप हाई स्टेबल की ओर जाओगे तो आपकी मजबूरी है, आपको यहाँ पे अपनी एनर्जी को कम करनी पड़ेगी। और जब आपको अपनी एनर्जी को कम करनी पड़ेगी, डैट मीन व्हाट? आपको बाहर निकालना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उन सब में आप देखोगे हीट इवॉल्व होता है, हीट बाहर निकलता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन जो होता है आपका, वो आपका कैसा होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, देखते हैं हीट बाहर निकलता है। अपना ना बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, कितना होता है बॉडी का टेम्परेचर? तो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। थोड़ा सा कम हो जाए ना, ठंडा लग रहा है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो कहते हैं बहुत ही गर्मी लग रहा है, पसीना चल रहा है एकदम से, एसी खोलो, कूलर खोलो, नहाने चले जाते हो ठंडे पानी से। तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। तो सवाल आता है कि 37 डिग्री सेल्सियस, अंदर कोई आग जल रहा है क्या? हु इज रिस्पॉन्सिबल? किसकी वजह से ये सब हो रहा है? कौन कर रहा है? क्योंकि हर सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, कंबशन रिएक्शन हो रहा है, एंड दिज ऑल आर टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां हीट बाहर निकलता है और इतने सारे सेल्स, इतने सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, तो हमारे बॉडी का एक टेम्परेचर मेंटेन होता है। आदमी मर जाता है ना तो ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन का हो गया। ऐसे और भी 100 टाइप ऑफ, बहुत सारे यहाँ पर दे सकते हैं कि क्या 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 चीजें यहाँ पर है। यहाँ और भी एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं जिससे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अच्छा, हम जब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, जस्ट इसका उल्टा होता है। अब यहां पर जो हीट होता है ना, वो एब्जॉर्ब किया जाता है बाई द सिस्टम, मतलब सिस्टम ही एब्जॉर्ब करता है। कहां से? फ्रॉम द सराउंडिंग। आ रही बात समझ में? तो हीट इवॉल्व आउट टू द सराउंडिंग, है ना, यहां हम बोल सकते हैं। और यहां हम बोलेंगे सिंपल तरीके से, हीट absorbed by the system from the surrounding. From the surrounding. Surroundings. बोलो, आई बात समझ में? हाँ सर आई बात समझ में। एब्जॉर्ब होगा। अभी हम प्लस माइनस की भी बात करेंगे,
कब प्लस लेते हैं, कब माइनस लेते हैं, क्या कुछ होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से समझो, आपकी बात समझ में आएगी कि अगर मैं यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करूं, ये आपका रिएक्टेंट्स है और ये रिएक्टेंट से मान लो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो डैट मीन व्हाट, हम सिंपल तरीके से कहेंगे कि यहाँ जो प्रोडक्ट है वो लेस स्टेबल है और जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा स्टेबल है। अब बात समझिए, यहाँ पर आपका जो ये रिएक्टेंट है यहाँ उल्टा हो जाएगा ना, ये लो स्टेबल था, ये हो जाएगा हाई स्टेबल, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हाई स्टेबल। और ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। क्लियर। अब देखो, अगर ये हाई स्टेबल है, डेट मीन व्हाट, कि हम सिंपल तरीके से कहेंगे कि इसकी जो एनर्जी होगी ना वो ज्यादा होगी और इसकी एनर्जी यहां पर नहीं, उल्टा बता दिया मैंने। हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अगर ज्यादा स्टेबल एनर्जी कम हो जाता ना, मैं भी कंफ्यूज हो गया। अगर हम बोलते हैं हाई स्टेबल मीन्स व्हाट, हाई स्टेबल का मतलब हो गया लो एनर्जी, और लेस स्टेबल का मतलब हो गया हाई एनर्जी। तो आप ये बात समझिए कि हम लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हमें एनर्जी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा, हीट कहिए या एनर्जी कहिए, क्या करना पड़ेगा, इसे ऐड करना पड़ेगा, मतलब एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तभी ये पॉसिबल है कि लो से हाई, आपके पास मान लो 50,000 रुपया है, 1 लाख रुपए की नीड है, 50,000 रुपया और ऐड करने पड़ेंगे भाई, तभी तो होगा ये। तो ये आप दोनों ही मैंने आपको समझा दिया, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो मैं आपको आगे करके। अब जब आप ये पढ़ लेते हैं कि भैया ये चीज ऐसा है, ये ऐसा है, देखिए जब आप कहते हैं कि यहाँ पर हीट रिलीज कर रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है, तो यहाँ जो साइन लेते हैं वो नेगेटिव साइन लेते हैं, याद रखिएगा। यहाँ जो साइन लेते हैं, यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पर हम लोग नेगेटिव साइन लेते हैं, वी हैव द नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन होता है और ये वाला पॉजिटिव साइन होता है। तो एक्चुअली में हीट के लिए कहा गया है, यहाँ पर जो हीट होता है ये नेगेटिव हो गया और यहाँ जो हीट होता है वो पॉजिटिव होता है। मीन्स व्हाट, क्यू के लिए बोल रहा है ना। मीन्स बोलेंगे सिंपल तरीके से, यहाँ जो क्यू होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ जो क्यू होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल तरीके से ऐड कर रहे हैं ना, हम दे रहे हैं पॉजिटिव, ऐड कर रहे हैं, निकल रहा है नेगेटिव हो गया यहाँ पे। क्लियर जी, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात किया जाए। ओके, कुछ थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, यही सारे, जिसमें हम हीट के एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, हम हीट के रिलीज की बात करते हैं, ये सारे के सारे ही हम लोग थर्मोकेमिकल इक्वेशंस के नाम से भी जानते हैं। तो आगे से बच्चों जब भी आपके सामने आए कि कोई थर्मोकेमिकल इक्वेशन है तो घबराना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसे हैं कि आसान तरीके से समझने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना, सिंपल तरीके से समझने वाली चीज़ें यहाँ पर है। अब देखिए मैंने आपको कहा यहाँ पे कि कैसे यहाँ पर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो आपका पॉजिटिव है। तो अब बेसिकली यहाँ पर हीट की जब बात करते हैं तो एच की बात करते हैं, क्यू की बात करते हैं, एच की बात करते हैं। तो एक एग्जाम्पल आपके लेके हम समझाना चाहेंगे कैसे ये काम करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको हो सकता है, जैसे कि अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की यहाँ बात करूँ तो मैं इसको हटा देता हूँ, हटा देता हूँ, तो यहाँ से हटा देता हूँ कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज कि हम मीथेन को क्या कर रहे हैं, मान लो ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं, जैसे मान लो ये CH4 है तो O2 के साथ जला रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही CH4 को O2 के साथ जला रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि CO2 प्रोड्यूस होता है ना। अब यह छोड़ो, आप सिंपल तरीके से, मुझे लगता है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो ये हो जाएगा आपका, जैसे कि आपका ग्लूकोज होता है,
C6H12, इसको आप ऑक्सीजन से क्या करते हो, बर्न करते हो यहाँ पे। हालांकि यहाँ पर कंबस्शन रिएक्शन सारे के सारे इस तरह से लिखना गलत होगा, ये हम कंबस्शन रिएक्शन सारे कर रहे हैं यहाँ पर। तो C6H6H12 की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पर क्या बनता है आपका, ध्यान से देखिए। तो आपका यहाँ पर CO2 बनता है, हाँ जी बनता है। आपका यहाँ पर H2O बनता है, हाँ जी बनता है, यहाँ पे बनता है कि नहीं बनता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका हीट बनता है, हाँ जी बनता है। तो आप ये देखो ना कि जब आप इस रिएक्शन को करवा रहे हो तो इस रिएक्शन में ये हीट आप बाहर निकाल रहे हो ना यहाँ पे तरीके से। और अगर मैं एंडोथर्मिक की बात कर लूँ जहाँ हमें देना पड़े, जैसे कि मान लो मैंने लिखा H2, मैंने लिखा I2, ये दोनों ही गैसियस फॉर्म में, कैसे हैं, दोनों ही गैसियस फॉर्म में। अब जब हम इन दोनों को ही यहाँ पे ऐड करेंगे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, देना पड़ेगा, डेल्टा H देना पड़ेगा। तो डेल्टा H की कुछ वैल्यू आप ले सकते हैं, समथिंग समथिंग इसकी वैल्यू 52 के आसपास होता है। तो मान लो यहाँ पर लिख देता हूँ 52.2 किलो जूल, मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे। ये देखिए पॉजिटिव में है, ऐसे ही बहुत सारे जगह पे हम लिखते हैं जहाँ पर नेगेटिव में जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं इस कंबस्टन्स को हटा देता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा यहाँ पे, जिससे कि आपको दिक्कत हो सकती है। तो मोटा मोटी हमने एक जो थर्मिक, एंडोथर्मिक और बाकी चीज़ों के बारे में देखा, आगे भी आएगा। नाउ हम आगे पढ़ेंगे अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन आफ्टर फिर उसके बाद हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी एक्चुअली क्या होता है। कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका होता है वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। एनर्जी जो है वो कंजर्व होता है। अगर आपके पास मान के चलिए कि 2 लाख रुपए हैं और वो 2 लाख रुपए फिर ऐसा है कि उसमें से हो सकता है कि 50,000 रुपया आपको किसी ने दिया हो और समथिंग 1 लाख रुपये के आसपास में आपने खुद अर्न किया हो, और 50,000 रुपया मान के चलिए आपके घर का हो, आपके माँ बाप का हो। तो कहीं ना कहीं सारा का सारा कंजर्व है, जो पहले अलग अलग था अब एक जगह आ गया है। तो पहले भी जोड़ने पर 2 लाख रुपया आएगा और अब भी आपके पास 2 लाख रुपया ही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। इंटरनल एनर्जी को जब हम लेकर आते हैं तो हम ये समझते हैं कि आपके अंदर का खुद की प्रॉपर्टी क्या है। जैसे मान के चलिए आपकी इंटरनल एनर्जी क्या है, आपका इंटरनल एनर्जी मतलब आपका बैंक बैलेंस क्या है, आपकी प्रॉपर्टी क्या है ना। आपकी इसको इंट्रिंसिक एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। बिना इंटरनल एनर्जी को जाने आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इंटरनल एनर्जी को हम लोग ई से भी डिनोट करते हैं और यू से भी डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको समझाता हूँ यहाँ पे। तो डैट मीन व्हाट, हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं, इंटरनल एनर्जी। देखो जी हमने लिख दिया इंटरनल एनर्जी। इसी को हम लोग इंट्रिंसिक एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब या तो इसको U से डिनोट करते हैं या तो इसको E से डिनोट करते हैं, वॉट एवर जहां भी आपको दिख जाए U या E के फॉर्म में इसको दिखाया जाता है। और ये होता क्या है, कैसे ये प्रोड्यूस होता है, पहले ये समझ। ठीक है, जितने भी इंटरनल एनर्जी की हम बात करते हैं, किसी सिस्टम की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम बात करते हैं कि एक्चुअली में ये इंटरनल एनर्जी किन कारणों की वजह से होता है। क्योंकि सिस्टम के अंदर जब बात करते हैं तो कई तरह के रीजन होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के, और उन सब रीजन्स में हम जोड़ दीजिए। जैसे मान के चलिए आप खुद की बात करते हैं, एक पर्सन है, लेट्स सपोज कि ये एक पर्सन है। अब इस पर्सन के पास में, इसके पास अर्निंग ऑफ इनकम की बात करते हैं। तो अर्निंग ऑफ इनकम की बात करते हैं तो मान लो इसकी वाइफ की जॉब है, तो मान लो 50,000 यहाँ से आ जाता है इसका, है ना। ये सेल्फ मान लो जॉब करता है, मान लो 80,000 रुपया यहाँ से इसका आ जाता है। समझा रहा हूँ आपको, है ना। लेट सपोज कि इसके पास के फादर का कुछ सेविंग है ना, फादर की सेविंग है मान के चलते हैं। तो फादर की सेविंग कह सकते हैं या समथिंग, मान लो 10 लाख रुपया फादर की सेविंग है इसकी। मान लो 50,000 रुपया वाइफ का है, तो अब तक लगभग 5 लाख रुपया टोटल जो है वाइफ ने सेव किया है। और मान लो 10 लाख रुपया इसने सेव किया है, एग्जाम्पल बता रहे, 10 लाख इसके फादर का हो गया अपना यहाँ पे, और इसके फादर इन लॉ ने भी इसको कुछ दिया है। मान लो इसके फादर इन लॉ ने इसको 5 लाख रुपया दिया है, एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे करके मान लो इसका एक बिजनेस भी है,
जिससे इसने मान लो कि 3 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है ना, पार्ट टाइम बिजनेस करता है ये, 3 लाख किया है। तो डैट मीन व्हाट की देखिए, जब इसके हम इंटरनल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, और जब हम उन सब को ऐड कर देंगे ना तो यही हमारा इंटरनल एनर्जी होगा। क्या होगा जी? दिस इज द इंटरनल। टोटल कितना हो गया देखिए, 5 लाख, 10 लाख, 15, 15 10 25, 25 और 5 30, और 30 और 3 33, कि टोटल कितना हो गया? 33 लाख रुपया हो गया। कितना हो गया जी? 33 लाख रुपया हो गया। तो वैसे ही जब किसी सिस्टम की आप बात करते हैं तो सिस्टम किससे मिलके बना होता है? आपका सिस्टम किससे मिलके बना होता है? पार्टिकल से। इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं भाई। अगर इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल सिस्टम के अंदर हैं तो ये पार्टिकल्स आपस में कोलाइड भी करेंगे। इन पार्टिकल्स के बीच में आपस में बॉन्डिंग भी होगी। होगी कि नहीं होगी? मुझे बताइए। हाँ जी सर, बॉन्डिंग भी होगी, सब कुछ होगा। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स मींस व्हाट? मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ट्रांसलेशनल मोशन करेंगे कि नहीं करेंगे? रोटेशनल मोशन करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। वाइब्रेशन मोशन करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। इनके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो लगता है वो भी तो फैक्टर है। इनके बॉन्ड की एनर्जी होगी कि नहीं होगी? होगी। तो इतने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इनके एनर्जी के अफेक्ट करने के, इनके एनर्जी के प्रोड्यूस होने के, एनर्जी के चेंज होने के। सारी बात आपको समझ में? और ये सब को जब हम ऐड करते हैं, टोटल ऐड करते हैं, तो यही अपना इंटरनल एनर्जी के फॉर्मेट में जाता है। तो सिंपल तरीके से यहां पर हम इसको लिख देते हैं। द फर्स्ट वन, मान लो कि बहुत सारे रीजन में लिख रहा हूं यहां पर, इट कंसिस्ट ऑफ एनर्जीज ड्यू टू, ये लिखता हूं, इट कंसिस्ट ऑफ एनर्जीज ड्यू टू। द फर्स्ट वन, आप मुझे बताइए, क्या आपने ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में नाम सुना है? बताइए, सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है? सुन लीजिए। क्या आपने रोटेशनल मोशन के बारे में सुना है? रोटेट करेगा। आप मुझे बताइए यहां पे, क्या इसका वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो मैं एक एक टर्म लिख रहा हूं ताकि आप जब खुद से लिखें तो आपको समझ में आए कि एक्चुअली में क्या है। आप मुझे बताइए, क्या इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? होगा। आप मुझे बताइए कि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, इसके बीच में, बिटवीन व्हाट? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका रहा इलेक्ट्रॉन। अब इसके बीच में लगेगा ना, तरह से फोर्स लगेगा यहाँ पर इसके बीच में, तो अट्रैक्ट करेगा। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड मॉलिक्यूल्स। क्या इसका बॉन्ड एनर्जी होगा कि नहीं होगा? तो इतने सारे रीजन सोच सकते हैं किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी के लिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने जस्ट पहले आपको बताया था कि आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, जो केवल और केवल मास पे डिपेंड करता है। ना केवल मास बल्कि टेम्परेचर, प्रेशर, फिजिकल स्टेट, सब पे डिपेंड करता है। ये एक स्टेट फंक्शन होता है। आ रही बात समझ में? तो हम कैसे इसको समझते हैं, आइए इसको समझते हैं। और एक बात और, कभी भी किसी का भी एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी बता पाना मुश्किल है। हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता पाते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट बता पाना बहुत ही मुश्किल है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है।
बट एक डेटा हमारे पास में होता है जिस डेटा के अकॉर्डिंग कहते हैं कि इतना इंटरनल एनर्जी में चेंजेज हो रहा है। तो कुछ इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ स्पेशल बातें लिखी गई जो हम समझते हैं, जानते हैं, एंड देन आफ्टर यहाँ पर फिर से बैक करके आपको यहाँ पर हम बताएंगे। तो बच्चों जो अपना इंटरनल एनर्जी है, जो अपना इंटरनल एनर्जी है, पॉइंट नंबर 1, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। पॉइंट नंबर 2, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मास, प्रेशर, ठीक है, एंड फिजिकल स्टेट ऑफ सिस्टम। सॉलिड है, लिक्विड है, गैसा समथिंग क्या है, क्योंकि जब सॉलिड की बात करते हैं तो पार्टिकल्स बड़े नजदीक नजदीक होते हैं, वो वाइब्रेट करेंगे, वो फिर मूवमेंट उनका नहीं हो पाएगा। फिजिकल स्टेट ऑफ, समझिए यहां पे ये इतनी चीजों पर डिपेंड करेगा। और ये एक कैसा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है। ये कैसा फंक्शन है, ये एक आपका स्टेट फंक्शन है। पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम का, किसी भी सब्सटेंस का हम एब्सोल्यूट जो वैल्यू होता है इंटरनल एनर्जी का हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी of substance of a substance cannot determine, हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट डिटरमाइन, नॉट पॉसिबल। ये कुछ ऐसी बातें मैंने बताई इंटरनल एनर्जी के बारे में जो आपको समझना चाहिए। अभी मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे नहीं आया हूं, जब मैं उसके आऊंगा तो डिटेलिंग में आऊंगा, उसको समझाऊंगा, उसको आपको बताऊंगा दैट व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन उससे पहले हम जरा समझ लेते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बारे में। दैट एग्जैक्टली एनसीईआरटी का जब हम लोग पढ़ाते हैं, जो जेई वगैरह का होता है या फिर सीबीएसई को हम लोग पढ़ाते हैं, तो उसमें ग्राफ होता है प्रेशर वॉल्यूम का, एक पिस्टन लेके काम करते हैं। वही थोड़ा सा आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली में प्रेशर वॉल्यूम वर्क का कैसे हम काम करते हैं, क्या निकालते हैं। साइन का कई बार फर्क आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर आपका पी डेल्टा वी करके दिया गया है, कहीं कहीं अगर आप पढ़ते हैं तो माइनस पी डेल्टा वी चला जाए, बट जो आपका दिया गया मैं वही आपको लेकर दिखाऊंगा, वही चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, और यहाँ साइन के बारे में बताऊंगा एक्चुअली कैसे होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात करें, जो अपना प्रेशर वॉल्यूम वर्क है ना, वो कुछ इस तरीके से काम करता है। लेट सपोज कि एक पिस्टन हम लोग ले लेते हैं। अब यहां पर मान लो हमने पिस्टन लगा दिया, यहाँ पिस्टन। अब ध्यान से देखिए, आपको एक बात समझ में आएगा कि ये जो पिस्टन है इसके अंदर मान लो वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम है पूरा, है ना। तो अब इस पिस्टन को मान लो कि हम यहां पर ले आते हैं, मान लो कि हम यहां पर ले आते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां जो प्रेशर था P1 था, यहां जो प्रेशर था वो P2 था। हमने प्रेशर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब वॉल्यूम की बात करें यहाँ पे, तो अपना जो इतना वॉल्यूम था वो मान लो V1 था, है ना, और अपना जो इतना वॉल्यूम है मान लेते हैं ये V2 है। समझिए यहाँ पे, तो देखिए जैसे जैसे प्रेशर यहाँ बढ़ा वैसे वैसे वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। ये रिलेशन उल्टा चलता है।
आपके प्रेशर की बढ़ने की वजह से वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ बात को समझिए यहाँ पे, या यूं कहिए कि अगर हम प्रेशर को रिलीज करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में कुछ चेंजेज आता है यहाँ पे। अब जब हम प्रेशर को मान लो कांस्टेंट ले लेते हैं, लेट्स सपोज कि हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, लेट्स सपोज कि हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। हालांकि जेई के बैचेज में जो होता है वहां पे हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों की ही बात करते हैं, बट अगर आप बोर्ड लेवल में अब ये कहा गया है कि हमें ये प्रेशर कांस्टेंट लेना है, तो हम कांस्टेंट ही लेंगे। फिर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा वो, तो मैं सिंपल तरीके से ये कहूंगा कि ये जो मैं प्रेशर ले रहा हूँ यहाँ पे, ये मान लो कि प्रेशर पी ले रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ भी किया लेट सपोज, तो यहाँ भी मैं पी ही लेता हूँ यहाँ पे, बट वॉल्यूम में तो चेंज आ गया ना। ये इतना V1 है और इतना ये V2 है। तो अगर हम कहते हैं लेट हमारा अगर जो प्रेशर है वो अगर कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे कि आपने आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ा था, तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया यहाँ पर, बट वॉल्यूम में तो चेंज हो रहा है। और अगर हम चेंज इन वॉल्यूम की बात करें, यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1, दैट मीन व्हाट, डेल्टा V की बात करते हैं। मैंने कहा ना यहाँ पर निगेटिव साइन आता है, एक नेगेटिव साइन यहाँ पे आता है, एक्सपेंड। अब हमें देखना पड़ेगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं या कॉम्प्रेशन की बात कर रहे हैं। देखो अगर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तब तो ये V2 माइनस V1 नहीं होगा, तब तो ये V1 माइनस V2 हो जाएगा इन द केस ऑफ एक्सपेंशन। बहुत बारीकी है और हमने बहुत बारीक तरीके से पढ़ना है यहाँ पर। इन द केस ऑफ एक्सपेंशन मीन्स व्हाट, के डेल्टा V हो गया यहाँ पे, आ रही बात समझ में। और यहाँ जो वर्क होगा वो P डेल्टा V के बराबर होगा, और इसी का आगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मैंने केवल आपको बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग जितनी जानकारी हो सकता है उतना मैंने आपको समझाया, बताया। कई बार आपसे पूछता है कि 1 लीटर एटीएम कितने बराबर होता है। 1 लीटर एटीएम आपका 101.3 जूल के बराबर होता है। मीन्स वॉट की अगर हम लेते हैं ये 1 लीटर है, ये 1 एटीएम है, लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट सपोज कि अगर हम 1 लीटर एटीएम की बात करते हैं, तो आपका 1 लीटर एटीएम जो है 101.3 जूल के बराबर हो। बात को समझ, तो ये आपको हेल्प करेगा। ये किस चीज में हेल्प करेगा आपको, इस चीज में हेल्प करेगा जब आप इसको आगे की ओर प्रोसीड करेंगे, आगे की ओर कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई। नाउ द नेक्स्ट वन इज आवर मेन टॉपिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये टॉपिक हमारे सामने आ जाता है, बहुत प्यारा टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इस पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड। और कई बार जो होता है आपके डायरेक्ट एग्जाम में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही पूछ दिया जाता है। फिर इनके बीच में पूछा जाता है कि इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी में क्या होता है, पर बताएंगे आपको इंथैल्पी क्या होता है ना। फिर आपको इसके पीछे रिलेशन बताएंगे, कैसे इसको स्टैब्लिश करना चाहिए। फिर कुछ PYQs कराएंगे आज के सेशन में जो हम करवाने वाले हैं। आपका बुक एक्सरसाइज भी करवाएंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस भी करवाएंगे। एक बॉन्ड एंथैल्पी और एक स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की जो बात करते हैं हम लोग, इनमें क्या फ़र्क होता है, कितनी बारीकी होती है, क्या ध्यान रखना चाहिए। तो अभी बहुत कुछ इस चैप्टर में बचा हुआ है जो हमें करना है। तो मैं यहाँ पर 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहूँगा, और 5 मिनट के ब्रेक के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हम स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हम अभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक। और ये क्लास एप्लीकेशन पे अभी ऐसे ही चलेगा जो मैराथन चल रहा है। तो जो बच्चे भी इस पूरे मैराथन का लाभ लेना चाहते हैं, जो यूट्यूब पर हमें देख पा रहे हैं और ऐसे बाकी चैप्टर्स का भी देखना चाहते हैं, तो वो हमारा जो ऐप है GCC NIS क्लासेस,
वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। लिंक हम जनरली डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। आप हमारे वेबसाइट या ऐप में आ सकते हैं। और यहाँ अगर आप अप्रैल के हैं तो आपके लिए अलग बैच है, आपको अप्रैल कैटेगरी में जाना चाहिए। अगर आप अक्टूबर के विद्यार्थी हैं तो अक्टूबर में जाइए। और अगर आप ऑन डिमांड के विद्यार्थी हैं तो ऑन डिमांड वाले बैचेज में जाइए, बैचेज को ज्वाइन कीजिए, जहां आपको रिकॉर्डेड, लाइव, क्रैश, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, नोट्स, पीवाईक्यू सब अपडेट किया जाता है, सब कुछ बताया जाता है। और इतना करवाया जाता है, इतना करवाया जाता है कि विद इन 1 वीक, 1 हफ्ते में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कई बार देर से लिया गया डिसीजन भी गलत होता है, क्योंकि समय की बड़ी कीमत होती है और वो उतना काफ़ी होता है हमारे लाइफ को बर्बाद करने के लिए। और एक विद्यार्थी के जीवन में जब एक बार समय निकल जाता है तो आप ये कर सकते हो कि भाई 1 महीना में आप दिन रात पढ़ोगे, मान लो आप देरी करते हो तो। लेकिन जो पीछे का 2 महीना निकला है, वो 2 महीना अगर आप पढ़ते तो उस 1 महीने में दिन रात पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो 2 महीना कोई आपका लौटा सकता है? नहीं लौटा सकता, पॉसिबल ही नहीं। आप 2 महीना पीछे हो गए। वो केवल 2 महीना नहीं, आप अपने रिजल्ट से पीछे हो गए। वही 2 महीना, मतलब कई बार बच्चे लास्ट में ज्वाइन करते हैं हमें और उनका रिजल्ट 60% आता है, 70% आता है। कहते हैं सर हम 90% ला सकते थे अगर हम आपका पहले बैच ज्वाइन करते तो ये आपको डिसाइड करना कैसे क्या करें। नहीं भाई, हम 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं एंड देन आफ्टर मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ये सेशन अभी कंटिन्यू रहेगा, सारे बच्चे कम बैक करेंगे जो भी यहाँ एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, और आज चैप्टर को फिनिश करेंगे, दी एंड करेंगे शानदार तरीके से।